नमस्कार, मैं डॉक्टर विम्मी रस्तोगी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज मुरादाबाद में भूगोल की प्रवक्ता हूँ। आज हम कक्षा 11 का प्रथम अध्याय भारत स्थिति पढ़ने जा रहे हैं। ये खंड ख का अध्याय है। भारत भौतिक पर्यावरण जो आपकी किताब है उसका ये अध्याय है। इसमें आपने इसको भारत की स्थिति को आप लगातार पढ़ते आए हैं। 6th क्लास से लेकर 10th तक आपने भारत के बारे में पढ़ा है, भूगोल के बारे में पढ़ा है और सामाजिक विज्ञान का ये एक भाग हुआ करता है। आपने इतिहास पढ़ा, नागरिक शास्त्र पढ़ा, भूगोल पढ़ा और अर्थशास्त्र पढ़ा है। तो यानी कि सामाजिक विज्ञान में आपने इसे एक पार्ट के रूप में पढ़ा है, क्योंकि अब क्लास 11th में आप इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए हम इसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। इस अध्याय में हम निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे: अक्षांश देशांतर रेखाओं के संक्षिप्त विवरण, विश्व के ताप कटिबंधों के बारे में जानेंगे, भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार के बारे में जानेंगे, अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का भारत पर प्रभाव क्या पड़ता है उसको समझेंगे, भारत के क्षेत्रफल तथा भारत के आकार को देखेंगे और भारत के पड़ोसी देश तथा भारत का उन देशों के साथ सीमा के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए प्रमुख दिशाओं के बारे में पढ़ते हैं। मैप देखते वक्त आपको ऊपर के भाग में उत्तर नजर आएगा। जो ऊपर का भाग होता है मैप का वो उत्तर कहा जाता है। इधर का भाग जो राइट हैंड साइड पे आपको पड़ेगा वो पूर्व होगा, लेफ्ट हैंड साइड पश्चिम होगा और नीचे की तरफ दक्षिण होगा। आइए अक्षांश रेखाओं के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। अक्षांश रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो पूर्व और पश्चिम भाग को, ग्लोब में पूर्व और पश्चिम भाग को मिलाती हैं, उसे हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्योंकि हमारा पृथ्वी जो है वो गोलाकार है, ठीक है, तो इसलिए जो बीच वाला भाग है वो उभरा हुआ है। ये जो भाग है आप देख रहे हैं, ये वाली जो लाइन है, ये इसे हम, यहाँ आपको लाइन नज़र आ रही है, लेकिन जब आप ग्लोब में देखेंगे इसे तो ये वृत्त नज़र आएगा। अभी हम ग्लोब में भी इसको समझेंगे। ये वृत्त, ये विषुवृत्त वृत्त कहलाता है या विषुवृत्त रेखा कहलाती है 0 डिग्री। और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा ये पृथ्वी को 2 भागों में विभक्त करती है। ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। अब और कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं, उनके बारे में भी जानकारी हासिल करते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं। हाँ, एक चीज और जानकारी हासिल कर लें कि ये विषुवृत्त वृत्त के जो ऊपर रेखाएं हैं वो 90 डिग्री में विभाजित है। 90 अक्षांश रेखाएं हैं और नीचे भी 90 अक्षांश रेखाएं हैं, यानी कि सब मिलाकर अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? 180। अगर हम भूमध्य रेखा को भी ले लें या विषुवृत्त रेखा को भी ले लें तो ये 181 होती हैं। बात कर रहे हैं हम प्रमुख अक्षांश रेखाओं की। तो प्रमुख अक्षांश रेखाओं में कर्क रेखा की हम बात कर रहे थे। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर पर, ये देख रहे हैं आप, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, ये 90 डिग्री तक है। और यहाँ पर 20 और 30 के बीच में कर्क रेखा है जिसे 23.5 डिग्री पर आपको ये स्थित है, 23.5 डिग्री उत्तर में। दक्षिण में आते हैं, यहाँ भी 23.5 डिग्री पर मकर रेखा स्थित है। इन रेखाओं का संबंध ताप से है। और बात करते हैं और प्रमुख रेखाओं के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। 66.5 डिग्री पर, 60 और 70 के बीच में 66.5 डिग्री पर एंटार्क्टिक रेखा है जिसे हम दक्षिणी ध्रुव व्रत भी कहते हैं। इसी तरह से उत्तर में 66.5 डिग्री पर
66 डिग्री उत्तर पर उत्तरी ध्रुव व्रत है। इसके अतिरिक्त जो और इम्पोर्टेंट रेखा है वो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जो कि क्रमशः उत्तरी गोलार्ध और 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण पर है। आइए देशांतर रेखाओं को समझ लें। देशांतर रेखाएं वो रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक मिलती हैं। दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं वो देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये क्योंकि एक सर्कल में 360 डिग्री होते हैं, इस तरह से ग्लोब में भी 360 अक्षांश देशांतर रेखाएं होती हैं। अब ये जो देख रहे हैं रेखा, ये ग्रीनविच रेखा कहलाती है, 0 डिग्री पर ये होती है और ये हमारे ग्लोब को, हमारी पृथ्वी को 2 भागों में विभक्त करती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में। इससे हम टाइम की गणना करते हैं। जैसे अक्षांश रेखा से हम ताप की गणना करते हैं, ताप कटिबंध से संबंधित है, अभी आगे पढ़ेंगे हम ताप कटिबंध। तो ये जो देशांतर रेखाएं हैं ये समय से संबंधित हैं। समय आप जानते हैं कि सूर्य की किरणें पहले पूर्वी भाग में पड़ती हैं और उसके बाद पश्चिमी भाग में पड़ती हैं। तो ये जो पूर्वी भाग है उसका समय से रिलेशन है। 1 डिग्री 0 डिग्री से जैसे ही आप 1 डिग्री आगे बढ़ेंगे पूर्व की ओर तो 4 मिनट का अंतर आता जाता है। इसका मतलब ये है कि 15 डिग्री पूर्व पर 1 घंटे का अंतर होगा। इसी तरह से 0 डिग्री से जब आप 30 डिग्री जाएंगे तो 2 घंटे का अंतर आता चला जाएगा। 0 डिग्री से 45 डिग्री पहुंचेंगे तो 3 घंटे का अंतर होगा। इस तरह से 0 डिग्री से 180 डिग्री, आइए हम इसे ग्लोब में भी पढ़ेंगे आगे, तो 180 डिग्री तक जैसे ही पहुंचेंगे हम तो ये 12 घंटे का अंतर हो जाएगा, 12 घंटे बढ़ जाएगा। जबकि पश्चिम में ये 12 घंटे घटेगा। जैसे जैसे हम 0 डिग्री से 15 डिग्री पश्चिम पहुंचेंगे तो 1 घंटे पीछे हो जाएगा। सपोज करिए कि यहाँ 12 बजे हैं दिन के, तो जब आप 15 डिग्री पूर्व जा रहे हैं तो 1 बजेगा, जबकि उसी टाइम पर यहाँ पर 15 डिग्री पश्चिम में 11 बजेंगे, दिन के 11 बजेंगे और यहाँ पर 1 बजेगा। इस तरह से टाइम धीरे धीरे पीछे घटता चला जाता है, पश्चिम की ओर घटता चला जाता है और पूर्व की ओर बढ़ता चला जाता है। चलिए इसे अक्षांश और देशांतर रेखाओं को हम ग्लोब पर समझते हैं। ये भूमध्य रेखा है जो कि पृथ्वी को 2 भागों में विभक्त कर रही है। ये देखिए बीच में ग्लोब, और ये सबसे वृहद व्रत कहा जाता है। इसके बाद जितने भी अक्षांश रेखाएं हैं वो धीरे धीरे छोटी होती चली जाती हैं। व्रत जो है वो छोटा होता चला जाता है और जैसे ही आप एक्सेस पर पहुंचते हैं, 90 डिग्री पर पहुंचेंगे, ये बिंदु मात्र रह जाता है। इसी तरह से दक्षिण में भी ऐसे ही होता है। ये व्रत जो है वो छोटे होते चले जाते हैं और ये यहाँ पर भी दक्षिण में जब 90 डिग्री पर आप आएंगे तो ये जो है एक बिंदु मात्र रह जाते हैं। ये समानांतर व्रत होते हैं, ये समानांतर होते हैं। इसके बाद हम देशांतर रेखाओं के, ये पूरा जाल है, देखिए ये जाल है। अब ये देशांतर रेखाओं का जाल है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाला ये जो रेखाएं हैं ये देशांतर रेखा कही जाती हैं। और यहाँ पर ग्रीनविच रेखा है, ये ग्रीनविच रेखा है और ग्रीनविच रेखा आप देख रहे हैं ये 0 डिग्री है और इधर ये पूर्वी गोलार्ध हो गया 180 डिग्री तक और इधर ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया। 0 डिग्री और 180 डिग्री एक ही रेखा होती है, जबकि और जो रेखाएं हैं 15 डिग्री 30 डिग्री वो हम 15 डिग्री पूर्व कहेंगे, 15 डिग्री पश्चिम, 30 डिग्री पूर्व 30 डिग्री पश्चिम, इस तरह से ये रेखाओं का डिवीजन है। लेकिन 0 डिग्री और 180 डिग्री एक ही रेखा होगी। आइए ताप कटिबंधों को समझें।
जैसा कि मैंने आपको बताया था जब मैं अक्षांश रेखा पढ़ रही का अध्ययन कर रहे थे, तो मैंने बताया था आपको कि अक्षांश रेखाएं जो हैं वो ताप से संबंधित हैं। तो ताप के बारे में पढ़ते हैं। ये 0 डिग्री देशांतर अक्षांश रेखा है, भूमध्य रेखा। यहाँ ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तर पर, और ये मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिण पर। ये जो भाग है इस पर सूर्य की किरणें हमेशा लंबवत पड़ती हैं, इस कारण इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। यहाँ पर थ्रू आउट द ईयर साल भर तापमान अधिक रहता है और तापमान तथा वर्षा भी अधिक होती है, इसलिए ये वाला जो भाग है वो उष्ण कटिबंध कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण तक। अब जानते हैं 23.5 डिग्री उत्तर से 66 डिग्री उत्तर तक ये जो आपका उत्तरी ध्रुव व्रत है, वहाँ पर उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध उसे कहा जाएगा, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर तिरछी पड़ती हैं। बहुत ज़्यादा तिरछी नहीं, मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। यहाँ का जो तापमान है वो मॉडरेट रहता है, नॉर्मल रहता है। जैसे जैसे आप उत्तर की ओर बढ़ते चले जाएंगे तापमान घटता चला जाएगा, क्योंकि सूर्य की किरणें जो है वो तिरछी पड़ती रहेंगी। इसी तरह से यहाँ पर अब इसे क्या कहा जाता है, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। इसी तरह से दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 66 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक ये दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है। यहाँ पर भी सूर्य की किरणें कभी भी लंबवत नहीं पड़ती, तिरछी पड़ती हैं। जैसे जैसे आप दक्षिण की ओर बढ़ेंगे तापमान घटता चला जाएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं उत्तरी शीत कटिबंध के बाद यहाँ पर जब सूर्य की किरणें जो हैं वो यहाँ बहुत ही तिरछी पड़ती हैं और इस कारण यहाँ शीत बहुत ज़्यादा होती है। तो ये वाला जो भाग 66 से 90 डिग्री तक का भाग है वो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। और यहाँ पर दक्षिण में 66 से 90 डिग्री दक्षिण तक का भाग जो है वो दक्षिणी शीत कटिबंध कहा जाता है। आइए भारत की स्थिति को समझते हैं। आप ये देखें, ये बीच में जो है ये ग्लोब को आप देख रहे हैं। ग्लोब को आप एक पेपर पर समझ लीजिए देख रहे हैं। यहाँ ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा, ये भारत की पोजीशन अभी आपको बताएंगे। ये भूमध्य रेखा है, भारत इसके उत्तर में है, उत्तरी गोलार्ध में है भारत। और यहाँ ये ग्रीनविच रेखा है और भारत इसके पूर्वी भाग में है। यानी कि भारत की जो पोजीशन है वो ग्लोब के हिसाब से उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्वी हेमिस्फीयर में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। और पूरा विश्व 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है। यहाँ ये एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, यूरोप है और यहाँ एंटार्क्टिका है। यानी कि 7 महाद्वीप में एक महाद्वीप जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में भारत स्थित है। तो भारत की स्थिति को आप लोगों ने समझ लिया है। आइए भारत के विस्तार को समझें। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। ये देख लीजिए जम्मू कश्मीर वाला एरिया और ये कन्याकुमारी, ये सदर्न टिप कन्याकुमारी तक है। और यहाँ पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है, ये अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक ये फैली हुई है। इसके बाद भारत की जो सीमांत अंतर्गत क्षेत्र आता है वो 12 नॉटिकल माइल्स आता है। 12 समुद्री मील तक का क्षेत्र जो है वो भारत के अंडर में आता है, भारत के कंट्रोल में है। और ये समुद्री मील को कैलकुलेट करते हैं। जब हम समुद्री मील को कैलकुलेट करेंगे तो वो लगभग 21.9 किलोमीटर्स आएगा। इसे समझते हैं। मानक मील जो है वो 63,360 इंचेस होती है। समुद्री मील इससे अधिक होती है और समुद्री मील जो है वो 72,960 इंच होती है।
मानक मील किलोमीटर में जब हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 1.6 किलोमीटर्स यानी कि 1.584 किलोमीटर्स आती है। समुद्री मील लगभग 1.8 किलोमीटर्स यानी कि 1.824 किलोमीटर्स आती है। इसका मतलब ये है, हमें ये कैसे ज्ञात होगा कि ये 21.9 है? जब हम 12 को 1.824 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21.9 किलोमीटर्स आएगा। आइए भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार को समझें। भारत की जो मुख्य भूमि है वो 8 डिग्री 4 मिनट्स उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट्स उत्तर अक्षांश के बीच है। यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट्स ये हुआ, ये अक्षांश रेखाएं हैं, आप देख रहे हैं। ये जो पैरेलल आ रही हैं ये अक्षांश रेखाएं हैं। 8 डिग्री यहाँ है, 8 डिग्री 4 मिनट्स से स्टार्ट होकर ये 37 डिग्री 6 मिनट्स तक है। पूर्व के पश्चिम में देखते हैं 68 डिग्री 7 मिनट्स यहाँ से स्टार्ट होता है गुजरात से, और ये 97 डिग्री 25 मिनट्स तक विस्तार है भारत का। भारत के देशांतरीय विस्तार 68 देशांतर के मध्य है। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में डिटेल है ये। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारत के उत्तरतम, दक्षिणतम, पूर्वी और पश्चिमी बिंदु के बारे में जानते हैं। जो उत्तरतम बिंदु है भारत का वो इंदिरा कॉल कहलाता है और ये सियाचिन ग्लेशियर में है। पश्चिमी बिंदु गोहार मोती ये कच्छ में है। पूर्वी बिंदु किबुथु इन अजवान है और ये अरुणाचल प्रदेश में है। और यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लास्ट में है, सदर्न भाग है और वो इंदिरा पॉइंट कहलाता है। भारत के अक्षांशीय विस्तार के परिणाम का विश्लेषण करते हैं। पूर्व पश्चिम विस्तार जो है वो 2933 किलोमीटर्स है, जबकि उत्तर दक्षिण विस्तार जो है वो 3214 किलोमीटर्स है। अब अक्षांश और देशांतर समान होने पर भी दूरी में अंतर क्यों है, इसे समझते हैं। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिणी भारत के पूर्व पश्चिम विस्तार घटता चला जाता है। आप ये देख रहे हैं, ये जो विस्तार है पूर्व पश्चिम विस्तार है वो धीरे धीरे दक्षिण की ओर घटता चला जाता है। इस कारण ये जो विस्तार है पूर्व पश्चिम विस्तार उत्तर दक्षिण विस्तार से कम है। भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। अब भारत के मध्य से 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर स्थित है और ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अब क्योंकि ये भारत के मध्य से गुजर रही है तो जो उत्तर का भाग है वो शीतोष्ण कटिबंध में आएगा और नीचे का भाग उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। और अब जानते हैं कि ये कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। तो ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। आप यहाँ देखिए ये पूरे राज्य यहाँ दिए हुए हैं जिनसे ये कर्क रेखा होकर गुजरती है। क्योंकि तापमान में अंतर है इसलिए यहाँ की भूआकृतियों में, यहाँ की जलवायु में, यहाँ की मिट्टी में और प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर आता है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि भारत का अक्षांशीय फैलाव इसके लिए किस प्रकार लाभप्रद है। भारत का अक्षांशीय फैलाव, आपका आंसर होना चाहिए भारत का अक्षांशीय फैलाव कई तरीके से लाभप्रद है। भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंध में तथा उत्तरी हिस्सा शीतोष्ण कटिबंध में आता है। यही स्थिति देश में भू आकृति, जलवायु, मिट्टी और प्रकारों तथा प्राकृतिक वनस्पति में पाई जाने वाली भारी भिन्नताओं के लिए उत्तरदायी है। देशांतरीय फैलाव, विस्तार और भारत के लोगों पर उसका प्रभाव को समझते हैं। तो
तो देशांतरीय विस्तार का प्रभाव भारत के समय पर पड़ता है। जैसा हमने शुरू में जब हम देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ रहे थे तो आपको बताया था कि 1 डिग्री के साथ 4 मिनट का अंतर आता है। क्योंकि भारत पूर्वी गोलार्ध में है इसलिए जो ग्रीनविच से टाइम है वो अहेड होगा। इस तरह गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो विस्तार है भारत का वो 29 डिग्री का है। तो जब 29 डिग्री का है तो लगभग 2 घंटे का अंतर हुआ। अब यहाँ पर सूर्य उदय पहले होगा, पूर्वी भाग में सूर्य उदय पहले होगा और पश्चिम भाग में ये धीरे धीरे सूर्य उदय बाद में होगा। इसलिए समय के अंतर को समझना होगा कि इसलिए यहाँ पर 82.5 डिग्री को भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया, जिससे कि अब यहाँ पर जो समय होगा वही पूरे भारतवर्ष का समय होगा। देशांतरीय विस्तार और भारत के लोगों पर उसका प्रभाव को समझते हैं। देशांतरीय विस्तार का प्रभाव भारत के समय पर पड़ता है। भारत की दृष्टि समय की दृष्टि से 1 डिग्री की दूरी पर 4 मिनट का अंतर आता है। इस तरह गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। कैसे अंतर है? क्योंकि 29 डिग्रीज का अंतर है तो नेचुरली टाइम में अंतर होगा। सूर्य उदय पहले पूर्वी भाग में होगा और उसके बाद धीरे धीरे जो सूर्य उदय है वो यहाँ होगा, यानी कि 2 घंटे का अंतर पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में होगा। इस कारण इस समय के अंतर को कम करने के लिए जो 82.5 डिग्री है वो स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया। और इस कारण ये जो यहाँ अब भारत जो इस लैटिट्यूड पर इस देशांतर रेखा पर जो समय होगा वही भारत का समय माना जाएगा। ये जो है ग्रीनविच से हमारा जो भारत का समय है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है, क्योंकि भारत पूर्व में है। कुछ देश ऐसे हैं जिनमें अधिक पूर्व और पश्चिम विस्तार है, जैसे रूस ले लीजिए, कनाडा ले लीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ले लीजिए। तो ये देश जो हैं यहाँ पर 1 से अधिक मानक समय है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय कटिबंध हैं, जबकि रूस में 11 समय कटिबंध हैं। अब इस पर एक क्वेश्चन बनता है, क्या भारत को 1 से अधिक मानक समय की आवश्यकता है? यदि हाँ तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आपका आंसर होगा हाँ, भारत को 1 से अधिक मानक समय की आवश्यकता है, क्योंकि भारत एक विशाल देश है। इसका देशांतरीय विस्तार 29 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर तो 97 डिग्री 25 मिनट्स है। भारत में केवल एक ही प्रमाणिक रेखा है। प्रमाणिक रेखा जो है वो 82.5 डिग्री पूर्व है। ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कई देशों में 1 से अधिक प्रमाणिक देशांतर रेखाएं हैं, क्योंकि उनका विस्तार अधिक है। प्रायः 15 डिग्री देशांतर के पश्चात एक प्रमाणिक देशांतर रेखा होती है। क्योंकि भारत का विस्तार 29 डिग्री है, इसलिए यहाँ 2 प्रमाणिक रेखाएं हो सकती हैं। भारत का विस्तार की दृष्टि से 2 प्रमाणिक देशांतर रेखाएं होनी चाहिए। भारत के पूर्व तथा पश्चिमी भागों में 2 घंटे के समय का अंतर है। यदि 75 डिग्री देशांतर में तथा 90 डिग्री देशांतर में प्रमाणिक रेखा हो तो समय का अंतर कम हो सकता है। भारत के क्षेत्रफल को समझते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% है। अगर हम विश्व का स्थलीय धरातल देखें तो भारत की जो क्षेत्रफल है वो 2.4% है। इस प्रकार भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत से बड़े देशों का नाम निम्नवत है: रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया।
आइए इसे मानचित्र पर समझ लें। ये रूस है, कितना बड़ा है देखिए। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद चीन और उसके बाद भारत का नंबर आता है। भारत का आकार क्योंकि विशाल है, इसमें बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं। एक तो इस कारण कि भारत में 2 कटिबंध पाए जाते हैं, शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध। भारत में उत्तर में ऊंचे हिमालय पर्वत हैं तथा विशाल मैदान है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी जैसी बड़ी नदियां उत्तर पूर्व में बहती हैं और दक्षिण भारत वनाच्छादित पहाड़ियाँ भी हैं। पश्चिम में मरुस्थल है। उत्तर के में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश व सुलेमान श्रेणी, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियाँ, दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक वृहद इकाई है जिसे भारतीय महाद्वीप कहा जाता है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। भारत की संपूर्ण तटरेखा द्वीप समूह समेत 7,516.6 किलोमीटर तक विस्तार है। अतः देश को एक रूप में भारत भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण भूभाग है। आइए इसे मानचित्र में समझते हैं। विविधता वाला देश भारत। ये ऊपर का भाग जो उत्तरी भाग है भारत का, ये हिमालय पर्वत है। यहाँ पर भी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। उत्तर पूर्वी भाग में भी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये वाला जो बीच वाला भाग आप देख रहे हो, ये पूरा प्लेन्स एरिया है। इसका विस्तार पूरा, ये ग्रीन ग्रीन जो आपको नज़र आ रहा है, ये सब प्लेन एरिया है, मैदानी भाग है। येलो भाग जो पीला भाला भाग देख रहे हैं आप, ये सब पठारी भाग है। यहाँ समुद्र तटीय मैदान है। ये समुद्र तटीय मैदान है, ये कोस्टल एरिया कहलाता है। इसके बाद ये हमारे द्वीप हैं। इधर मरुस्थल हो गया। इधर ये अरावली पर्वत के जो पश्चिमी भाग है, ये थार का मरुस्थल है। और ये द्वीप हैं अंडमान अरब सागर में द्वीप हैं लक्षद्वीप, और बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहलाते हैं। अनेक नदियाँ बहती हैं। ये सब नदियाँ जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था, ये अनेक नदियाँ भारत में बहती हैं। तरह तरह की विविधताएं पाई जाती हैं क्योंकि पहाड़ी इलाके में अलग तरह के रीति रिवाज, रहन सहन होगा। प्लेन एरिया में अलग तरीके का रीति रिवाज और रहन सहन होगा। पठारी भागों में खनिज पदार्थों की उपलब्धता और चीज़ों की उपलब्धता, संसाधन, अलग अलग संसाधन इस देश में पाए जाते हैं। तो विविधता वाला देश है भारत। भारत की लंबी तटरेखा का क्या प्रभाव पड़ता है? भारत की संपूर्ण तटरेखा द्वीप समूह समेत 7,516.6 किलोमीटर पर विस्तार है। भारत की लंबी तटरेखा के निम्न प्रभाव पड़ते हैं। लंबी तटरेखा के कारण भारत का मत्स्य क्षेत्र विशाल है। मछलियों पकड़ने वाला जो क्षेत्र है वो तटीय क्षेत्र है, और इस तरह से क्योंकि विशाल क्षेत्र है वो मछलियाँ बहुत पकड़ी जाती हैं। लंबी तटरेखा के कारण भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिक है। दूसरे देशों से व्यापार अधिक है। यूरोपियन देश हो, चाहे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हों, अमेरिकन कंट्रीज़ हों, बहुत आसानी से हम तटरेखा के कारण इन तक अपने संसाधनों को या कोई भी चीज़ व्यापार कर सकते हैं। इस लंबी तटरेखा में विभिन्न प्रकार के संसाधन मिलते हैं। इस तटरेखा पर कई बंदरगाह पर जलयान निर्माण केंद्र स्थित है। तो आपका आंसर ये होना चाहिए। भारत और उसके पड़ोसी देश। अब आ जाते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानते हैं। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। तो स्थिति आपने भारत की देख ही ली है। और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में विस्तृत उसकी 2 भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती हैं। और दक्षिण भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी हैं। ये 2 भुजाएं हैं जो कि दक्षिण में भारत की सीमा बनाती हैं।
प्रायद्वीपीय भारत के इस समुद्र की स्थिति की वजह से ही भारत समुद्र और वायु मार्गों द्वारा अपने पड़ोसी देशों से जुड़ा हुआ है। जैसा कि अभी हमने बात की थी कि पड़ोसी देशों, जितने भी पड़ोसी देश हैं वो समुद्री मार्ग से और स्थलीय भाग दोनों तरफ से भारत उनसे जुड़ा हुआ है। कौन कौन से पड़ोसी देश हैं आइए जानें। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, चीन और अफ़गानिस्तान हैं। श्रीलंका और मालदीव्स इसके दक्षिणी पड़ोसी देश हैं। श्रीलंका और मालदीव्स हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय पड़ोसी देश हैं। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है। पड़ोसी देशों को मानचित्र में देखते हैं। पश्चिम में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उत्तर में नेपाल, चीन, भूटान, पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार और अब आ जाते हैं दक्षिण जो हमारे समुद्री सीमा बनाते हैं वो है श्रीलंका और मालदीव्स। अब आपकी किताब में एक क्वेश्चन है, खाड़ी किसे कहते हैं और जल संधि में क्या अंतर है। खाड़ी और जल संधि में क्या अंतर है इसे समझते हैं। तो खाड़ी जो है जल का वे भाग जो तीन तरफ से स्थल से घिरा हो और एक भाग के मुहाने पर समुद्र की ओर हो उसे हम खाड़ी कहते हैं। तीन तरफ से स्थल से घिरा है और एक तरफ जो है समुद्र का भाग है उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम खाड़ी कहते हैं। जल संधि हम किसे कहते हैं, एक नैरो भाग, एक तंग मार्ग जो दो बड़े समुद्री मार्गों को मिलाता है उसे हम जल संधि कहते हैं। पानी का ऐसे तंग मार्गों को कहते हैं जो दो बड़े पानी के समूह को जोड़ता है और इसमें से नौकाएं गुजर कर बड़े जलाशयों से दूसरे बड़े जलाशयों तक जा सकती हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि खाड़ी और जल संधि में क्या अंतर है। भारत की स्थलीय सीमा किस देश के साथ सबसे लंबी है, ये क्वेश्चन बनता है। तो बांग्लादेश के साथ भारत की स्थलीय सीमा सबसे लंबी है। आइए जानें। बांग्लादेश के साथ भारत की जो सीमा है वो 4096 किलोमीटर है। ये बांग्लादेश है और भारत की सीमा जो है इसके साथ सबसे अधिक है। चीन 3486 किलोमीटर है। पाकिस्तान से भारत की सीमा 3323 किलोमीटर है। नेपाल से भारत की सीमा 1751 किलोमीटर है। म्यांमार से भारत की जो सीमा है ये म्यांमार है और भारत की सीमा 1643 किलोमीटर है। भूटान से भारत की जो सीमा है वो 699 में है और अफ़गानिस्तान से जो सीमा है ये अफ़गानिस्तान है और इससे जो भारत की सीमा है वो 106 किलोमीटर है। बच्चों, आप लोगों ने भारत की स्थिति के बारे में समझ लिया। भारत विविधताओं वाला देश है उसे समझ लिया, भारत के आकार को समझ लिया। अब आपको कुछ गृह कार्य करना है और उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, वो आपको करने हैं। किन देशों का क्षेत्रफल भारत के से अधिक है, ये क्वेश्चन है। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। तटीय सीमाओं से संलग्न राज्यों की पहचान कीजिए। भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। हिंद महासागर में स्थित भारत के दो पड़ोसी देशों के नाम बताइए। मानचित्र कार्य भी आपको करना है। मानचित्र कार्य में आपको भारत के मानचित्र में उत्तर दक्षिणी विस्तार और पूर्व पश्चिम विस्तार को दर्शाना है। आगामी अध्याय, ये अध्याय समाप्त हो चुका है। भारत की स्थिति आप समझ चुके हैं। अब हम भारत की भू आकृति को आगामी अध्याय में अगले अध्याय में पढ़ेंगे और विस्तार से जानेंगे उत्तर और उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला को, उत्तरी भारत के मैदान को, प्रायद्वीपीय पठार को, भारतीय मरुस्थल को, तटीय मैदान को और द्वीप समूहों को। धन्यवाद।